हेलो एवरीवन। आज प्रम आईएएस स्टार्ट करने जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। इसमें आपको जो कंटेंट है वो इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, और जो मीडियम ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो आपका हिंदी ही रहेगा। और इसके अलावा आपको और कोई सोर्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ कवर करवा दिया जाएगा। मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आप बोल सकते हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। आप जो है एंशंट हिस्ट्री आपको करवा दी गई है, तो वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार भी आपको करवा दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अब ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले बिहार ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, मतलब आपके 18th सेंचुरी में जो बिहार है उसका स्टेटस क्या है। हम बिहार का ही पढ़ने वाले, क्योंकि आपने इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ी हुई है, आपने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, बट हम उसमें थोड़ा बिहार ओरिएंटेशन से देखेंगे और हम इन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहले बिहार ड्यूरिंग दिस 18th सेंचुरी। तो हो क्या रहा था, मुगल रूल जो है वो आपको पता होगा कि औरंगजेब के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और वीक मुगल रूलर्स हमें देखने को मिले थे। और हुआ क्या था कि बहादुर शाह जो होते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है, उसके साथ साथ बिहार में भी जो मुगल रूल चल रहा था, हमने जैसे पिछले वीडियो में किया था कि किसको गवर्नर अपॉइंट करा गया है, जो कंट्रोल था मुगल रूल का वो भी खत्म हो जाता है। सो विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह के डेथ के साथ साथ जो मुगल कंट्रोल था हमारे बिहार में वो भी खत्म हो जाता है। एंड जो मुगल रूल है उस टाइम पे जो पटना है एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर बनकर आया था। सो जब हम मुगल रूल चल रहा था हमारे बिहार में, तो जो पटना था वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनकर आया था। मतलब पटना में आपको कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जा रहा था, सिल्क इंडस्ट्री, इंडिगो एंड दिस सॉल्ट पेटर। तो ये सारी चीज़ों के लिए पटना एक मेजर सेंटर था, जिसने जो भी हमारे यूरोपियन कंपनीज़ हैं, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, उनको अट्रैक्ट करा। इसीलिए जो हमारे पोर्टुगीज़ हैं, जो हमारे डच हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेंच, ये सारे पहले हमारे बिहार में इस रीजन पे अट्रैक्ट होते हैं। छपरा, पटना और मतलब ये जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं पटना के, उन रीजन पे इसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं एज अ ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी बिहार में पटना की जो प्रॉस्पेरिटी है उससे वो अट्रैक्ट होकर बिहार में एंटर करते हैं और ट्रेड रिलेशंस बनाते हैं। तो सबसे पहले बिहार में कौन आता है, जैसे कि इंडिया में भी सबसे पहले पुर्तगाली और पोर्टुगीज आए थे, हमारे बिहार में भी सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे। द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर द बिहार इन 17th सेंचुरी। तो ये 17th सेंचुरी में ही बिहार में आ जाते हैं और ये अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो बंगाल के हुगली वाले रीजन पे बनाते हैं। लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है, तो पटना से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पटना तो था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर जहाँ पे आपको टेक्सटाइल्स वगैरह, तो जो भी यहाँ के मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए वो बंगाल जाते थे। तो ट्रेड डेवलप करने के लिए हमारे पटना में आते थे। तो इस ट्रेडिंग रिलेशन को मेंटेन करने के लिए वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे हमारे बिहार में। इस और किस माध्यम से बोल सकते हैं, कौन से चैनल से, वाटर चैनल्स, रोड्स, ये सारे मीडियम्स को यूज़ करके जो हमारे यूरोपियंस थे जो हमारे बिहार में एंटर कर रहे थे वो आते हैं। इन सब मीडियम को यूज़ करके हमारे पटना में विजिट करते हैं। तो ये पोर्टुगीज़ के बारे में है। उसके बाद जो है हमारे बिहार में एंट्री होती है डच की 1632, मतलब ये 17th सेंचुरी चल रहा है। डच फैक्ट्री जो है हमारे पटना में बन जाती है। ये हमारे बिहार की बोल सकते हैं पहली फैक्ट्री, क्योंकि पोर्टुगीज़ ने अभी देखा हमने कि पोर्टुगीज़ ने हमारे बिहार में फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं करी। पोर्टुगीज़ ने ट्रेड रिलेशंस बनाए पटना में, लेकिन सबसे पहले एंट्री किसने ली, पोर्टुगीज़ ने ली। डच क्या करती है, पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है पटना में 1632। उसके बाद जो मुगल एम्परर हैं औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब की डेथ 1705 to 7 के आसपास होती है, तो अभी डेट यहाँ पे प्रॉपरली आपको ये वेरी करता है, किसी बुक में 1705 दिया है, किसी में 1707 दिया है, तो आपको ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी डेथ कब हुई है। बट अभी औरंगजेब का रूल चल रहा है 1662 में। तो उसमें ये क्या करते हैं, जो इनको ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं। जो भी डच है, जो डच कंपनी आई है हमारे बिहार में, उनको ये ट्रेड परमिट बोल सकते हैं या ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं कि वो बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में ट्रेड कर सकते हैं। उनको कुछ बोल सकते हैं फेवर मिला है यहाँ से मुगल रूल से। उसके बाद 1665 में जो हमारे डच ट्रैवलर हैं टेवर्नियर, वो भी आते हैं
पटना में। उसके बाद ये छपरा में भी जाते हैं, जहाँ पे बोल सकते हैं हमारे सॉल्ट वाटर का मेजर रीजन है। ये है सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण रीजन। ये जो रीजन है सारण गोपालगंज, यहाँ पे सॉल्ट वाटर बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिलता था, उस टाइम पे भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता था। तो इसीलिए जो हमारे, क्योंकि ये जो रीजन है यही इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारे जो डच ट्रैवलर थे टवर्नियर, वो भी उस टाइम पे पटना पे एंटर, क्योंकि वो तो मेन सेंटर है, पटना में एंटर लेते हैं। उसके बाद इस रीजन पे सारण डिस्ट्रिक्ट में जाके विजिट करते हैं, वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। अब इस सॉल्ट वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा होता है फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच के बीच में। मतलब आपके इन तीनों के बीच में इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए डिस्प्यूट चल रहा है कि ट्रेडिंग राइट्स जो है सॉल्ट वाटर का उन्हें मिल जाए। उसके बाद होता क्या है, बैटल ऑफ बेदारा। ये आप पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में। बैटल ऑफ बेदारा होता है हमारे डच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। ये 1759 में होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और डच को वो अपने रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद सिर्फ इनका कंट्रोल रहता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सारे यूरोपियंस में जीत जाते हैं, इसीलिए इन्हीं का रूल चलता है आगे चल के। 1781 में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैं मेजर हार्डी, इन्होंने क्या करा था, जो डच का वेयर हाउस था पटना में, उसको कैप्चर कर लिया। देखिए अब ब्रिटिशर का देखिए कि पहले तो ये बेदारा में इनको हरा देते हैं, उसके बाद इनका एक वेयर हाउस कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए डच को हरा दिया तो कुछ पार्ट्स रह गए थे डच के पास, जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे थे। तो उनका एक वेयर हाउस था पटना में, जिसको वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन 1784 में इन्हें वापस दे देते हैं, क्योंकि वैसे ही इन्होंने अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रेंथन कर ली थी कि इन्हें अब इन छोटे छोटे चीज़ों को कैप्चर करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने डच को ये वापस दे दिया था। अब है फ्रेंच इन बिहार। फ्रेंच बाद में आते हैं, ये भी ट्रेड रिलेशंस बनाते हैं बिहार के साथ, मतलब सब आपके बंगाल रीजन में जाते हैं, उसके बाद ये बिहार में ट्रेड रिलेशंस बनाते हैं। लेकिन इनका क्या था, डच कंपनीज के साथ स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि सॉल्ट वाटर को लेके, क्योंकि डच कंपनीज, इंग्लिश कंपनीज, फ्रेंच कंपनीज सॉल्ट वाटर पे कंट्रोल कर रहे थे। पर अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो इनके एक वेयर हाउस था पटना में, उस पे है। ऊपर से अगर आप ये देखेंगे कि जो डच कंपनीज है उनका इंटरेस्ट सॉल्ट वाटर में ज़्यादा है, तो अब इसको लेकर फ्रेंच और डच के बीच में भी स्ट्रगल चल रहे थे। इन्होंने क्या करा, अपना एक वेयर हाउस इन्होंने भी पटना में बनाया 1734 में। अब होता क्या है, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। उसके बाद जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो जनरल ऑफ बिहार जो उस टाइम पे पटना पे होता है, उनको एक्सपेल कर देती है और ये जो वेयर हाउस है उसको कैप्चर कर लेती है। अब इससे मतलब देखिए, वैसे तो इनके और भी बैटल्स चल रहे होते हैं इंडिया लेवल पे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इनसे ये सब कंट्रोल छीन कर फ्रेंच कंट्रोल का जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है। मतलब ये पटना, ये वेयर हाउस पे जो भी कंट्रोल होता है वो सब कुछ एंड कर देती है। उसके बाद आते हैं डैनिश इन बिहार। इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री हमारे बिहार में बनाई थी 1774। ये भी सॉल्ट वाटर को इसकी प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई थी। कहाँ पे, नेपाली कोठी, पटना। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, और ये आपको हिंदी में प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो सारे यूरोपियंस में से बोल सकते हैं जीत कर आती है और अपना जो कंट्रोल है वो पूरे इंडिया में फैलाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिहार, अब जो है सारे यूरोपियंस चले गए, अब हम बस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है 1620 मतलब 17th सेंचुरी में ही ओपन करी थी आलमगंज, पटना में, लेकिन अगले ही साल इसको बंद कर दिया जाता है। अब ये भी किस लिए, देखिए आप देखेंगे सॉल्ट वाटर के लिए। तो ये जो सॉल्ट वाटर है बहुत डिमांड में था। सॉल्ट वाटर को लेकर डच और फ्रेंच के बीच में भी चल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी चल रहा है। तो आप ये देखेंगे इसको लेके काफ़ी ये डिमांड में था, तो इसको लेके इश्यूज होते हैं। तो ये अपनी फैक्ट्री काफ़ी पहले ही बना देते हैं 1620 में, लेकिन बाद में 1621 में ही बंद कर देते हैं। 1651 में ये जो अपनी फैक्ट्री है गुलजार बाग, वहाँ पे ओपन करते हैं। और जो कि अभी बात करें इस प्रेजेंट टाइम में, गुलजार बाग क्या है, एक प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब इसको गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में चेंज कर दिया गया है। अब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये होता बंगाल में है, लेकिन ये उस टाइम पे बंगाल, बिहार सब एक तरीके से बोल सकते हैं सब पे कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट होता था। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये हुआ था बंगाल में। इसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर होता है वो हमारे बिहार में होता है। तो अभी हम देखेंगे कि हम बंगाल से बिहार में कैसे हुआ था ये सब कुछ। पहले है बैटल ऑफ प्लासी, ये होता कहाँ पे है, ये होता है 1757 में और ये होता है
पलाशी, ये पलाशी रीजन है एक्चुअली, ये वेस्ट बंगाल में एक रीजन है और ये भागीरथी रिवर के ईस्ट में है ये रीजन। तो जो हमारी भागीरथी रिवर है उसके ईस्ट में ये रीजन है जहाँ पे ये होता है। उस टाइम पे जो हमारे बंगाल के नवाब कौन होते हैं, सिराजुद्दौला ये होते हैं। ये जो है ग्रैंडसन होते हैं अलीवर्दी खान के। तो उनकी डेथ के बाद ये सक्सीड करते हैं 1756 में। इनको ना काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जिसकी वजह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। मतलब बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो चल रहे होते हैं, जैसे रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड, मतलब जो भी उनको ट्रेड प्रिविलेजेस, रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड परमिट्स बोल सकते हैं, रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, मतलब जो हमें मुगल एम्परर ने, जैसे एक हमें फर्रुखसियार फरमान याद है, तो ये जो फरमान है इससे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं जो हमारी कंपनीज है उन्हें ट्रेडिंग परमिट्स दिए गए थे, काफ़ी अच्छे बोल सकते हैं फरमान दिए गए थे। तो उसका ये क्या करती थी कंपनी, वो तो फॉलो कर ही रही है, साथ के साथ उसको मिसयूज़ करने लगते थे। तो ये जो मिसयूज़, करप्शन, ये सब देखने को मिल रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था हमारे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो पहला रीज़न तो ये है। उसके बाद ये है बंगाल के नवाब, लेकिन इनसे बिना पूछे ये जो कैलकटा है उसको फोर्टिफाई कर देते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं विदाउट द नवाब्स परमिशन। अब इसकी वजह से उनको थोड़ा इग्नोरेंस फील होता है क्योंकि वो वहाँ के नवाब हैं, उनसे बिना पूछे सारा काम कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, उस टाइम पे ये कैलकटा जाते हैं और जो फोर्ट विलियम है जो उन्होंने बनाया होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद एक ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है जो कि हमारे ये जो नवाब ऑफ बंगाल हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे जो प्रिजनर्स होते हैं, बोल सकते हैं काफ़ी लोगों को इन्होंने उसके अंदर इस छोटे से रूम में बंद कर रखा था, काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स को बंद कर रखा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद इस चीज़ को देखते हुए बाद में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है इस चीज़ से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर इनके बीच में थोड़ा टसल चलने लगता है इन दोनों के बीच में, इस चीज़ को लेकर ये कराते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये बाद में आते हैं और फिर ये एक बोल सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये वैसे बैटल होती ही नहीं है, ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी होती है, तो ये चीज़ करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, उनके ही बोल सकते हैं, मतलब हमारे जो नवाब हैं उनके अंडर ही काफ़ी लोग जो थे जो इनसे खुश नहीं थे उनको इंक्लूड करके ये कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है इस कॉन्स्पिरेसी साइन करते हैं मीर जाफ़र के साथ, जो उनके कमांडर इन चीफ होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो नवाब के हैं और 3,000 बस हैं आर्मी रॉबर्ट क्लाइव की। तब भी आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीत जाते हैं, क्योंकि ये होती है कॉन्स्पिरेसी। जो ये 50,000 सोल्जर्स और मीर जाफ़र है वो तो बैटल पे पहुँचते ही नहीं हैं, नवाब को मारते हैं मीर जाफ़र के बेटे मीर मिरन। तो इन्हें मतलब इस कॉन्स्पिरेसी से मारा जाता है। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एग्रीमेंट किया होता है कि अगर हम इस नवाब को मार देते हैं तो उसके बाद ये जो मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। तो आप देखेंगे कि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाली, नवाब ऑफ बंगाल, वैसे गवर्नर उस टाइम बोला जा रहा है, नवाब ऑफ बंगाल उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन उसके बाद ये होता है कि फिर ये जो है हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मीर जाफ़र से काफ़ी सारे मतलब पैसे पे पैसा, रेवेन्यू सब कुछ मांगने लगती है। जो बोलती जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र को देना पड़ता है एज पर दी अग्रीमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद 1760 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है कि ये हमारी बात अब नहीं सुन रहे हैं, तो ये अपॉइंट करती है मीर कासिम को। मीर कासिम बोल सकते हैं उनमें से काफ़ी एबल रूलर थे, काफ़ी अच्छे थे, मतलब जो अपना खुद का ब्रेन यूज़ करते थे। मतलब इनका मीर जाफ़र की तरह नहीं थे कि सारी बात मान ली, तो ये खुद के डिसीजंस भी लेते थे। तो ये भी देखते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है उनके रीजन को, मिसयूज़ कर रही है। तो ये इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से तंग आकर जो कैपिटल होता है मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कंट्रोल थोड़ा कम हो जाए। तो इसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं मीर कासिम और हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक इनके बीच में बैटल होता है। मतलब ये जो है मीर कासिम अब थोड़ा सा इग्नोर करने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया, मतलब काफ़ी परेशान हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो अब इनके बीच में डिफरेंसेस हो गए क्योंकि मीर कासिम उनकी बात सुनते नहीं थे। तो एक बैटल हुई छोटी सी, बैटल ऑफ उद्वनला, ये 1763 में होती है। आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर से भी एक छोटी सी, उससे पहले भी एक छोटी सी बैटल होती है जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो मीर कासिम को हरा देते हैं और
ये मारूफगंज, कर्नलगंज जो एरियाज़ हैं पटना के, उनको कैप्चर कर लेते हैं। मतलब आप देखेंगे जो बिहार पे अब कैप्चर करना शुरू कर दिया, मतलब बंगाल पे थे ही, लेकिन ये जो बैटल ऑफ उद्वनला होता है इसमें मीर कासिम को हरा के ये एरियाज कैप्चर कर लेते हैं। तो मीर कासिम को समझ में आ जाता है कि अब ज़्यादा देर तक ये लड़ाई नहीं चलेगी, मतलब वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो हेल्प के लिए जाते हैं नवाब के पास, साथ ही साथ हमारे जो मुगल रूलर होते हैं उस टाइम शाह आलम सेकंड, उनके पास। और उसके बाद यहाँ पे होता है बैटल ऑफ बक्सर। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे उसके बाद जो मेजर एडम्स होते हैं और मेजर नॉक्स, ये भी मुंगेर और पटना को कंट्रोल कर लेते हैं। तो पहले तो पटना के कुछ एरियाज को कंट्रोल किया, उसके बाद कुछ एरियाज मुंगेर के कंट्रोल करे। तो इसी वजह से जो हमारे मीर कासिम है वो नवाब के पास चले जाते हैं, या बोल सकते हैं अवध चले जाते हैं। अब जो हमारे मीर कासिम है वो अवध चले जाते हैं, उसके बाद एक कॉन्फेडरेसी, एक बोल सकते हैं अलायंस बनाते हैं। ये बनाते हैं नवाब ऑफ अवध, जो अवध के नवाब हैं उनके साथ, साथ ही साथ जो हमारे मुगल एम्परर हैं उस टाइम पे शाह आलम सेकंड, उनके साथ, और ये खुद रहते हैं। तो इन तीनों की जो अलायंस होती है, ये आप देखेंगे अवध के नवाब है, ये तो पूरे इंडिया के मुगल एम्परर हैं, इनके साथ बनाते हैं और ये सोचते हैं कि हम तीनों मिलके ब्रिटिश को हरा देंगे, और सबको यही लगता है। लेकिन ये जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, ये होती है 22 अक्टूबर 1764। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। एंड